तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 1 मार्च 2022 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, इन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन कैंप इनॉग्रेट किया है राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत। ये डिस्ट्रीब्यूशन कैंप अहमदनगर महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया है, जहां पर डेली लिविंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत। लगभग 37.59 करोड़ के जो डिवाइसेस हैं वो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो ये देख लीजिए, राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 895 सीनियर सिटीजन्स को ये असिस्टिव डिवाइसेस दिए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 2017 में लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट द्वारा। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसके लिए फंडिंग आती है सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड। सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड 2016 में बनाया गया। अच्छा, इस फंड में पैसा कहाँ से आता है? सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में वो पैसा आता है जो अनक्लेम्ड होता है स्मॉल सेविंग अकाउंट में, पीपीएफ में या फिर ईपीएफ में। तो उस पैसे का यूज होता है यहाँ पे। पर्पस क्या है राष्ट्रीय वयोश्री योजना का? देखिए, वो सीनियर सिटीजन्स जो कि बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको एड एंड असिस्टिव लिविंग डिवाइसेस देना, जो कि वो एज रिलेटेड डिसेबिलिटीज के कारण सफर कर रहे हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार इंडिया में 10.38 करोड़ कौन है? सीनियर सिटीजन्स हैं। 70% जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो ग्रामीण एरियाज में रहते हैं। इस 10.38 करोड़ में से 5.2% ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह की एज रिलेटेड डिसेबिलिटी को फेस कर रहे हैं। ये जो राष्ट्रीय वयोश्री योजना है अलिम्को द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। अलिम्को क्या है? आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के तहत पीएसयू है, कानपुर में स्थित है अलिम्को। इसी के द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना इंप्लीमेंट की जाती है, क्योंकि ये जो कैंप है डिस्ट्रीब्यूशन कैंप यही लगाती है। नेक्स्ट आर्टिकल है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा वीडी सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। अब कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी, कांग्रेस ने कभी इनको मान्यता नहीं दी, लेकिन काला पानी की सजा अगर किसी को मिली है तो ऐसे ही तो नहीं मिल गई। नेहरू को क्यों नहीं मिली? किसी और को क्यों नहीं मिली? कांग्रेस ने हर उस इंसान को बुला दिया जिनको सजा मिली, चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो। हर उस इंसान को मान्यता दी, उन्होंने याद रखा जो जीवित रहे, क्योंकि वो अपना इतिहास बनाने के लिए जीवित नहीं रहे, बताने के लिए जीवित नहीं रहे। तो कांग्रेस उनको बुलाती गई, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु सुखदेव हो, चंद्रशेखर आजाद हो। गोपाल कृष्ण गोखले को भी नहीं याद किया था इंडिया में, इतना सोचिए आप। लाला लाजपत राय को उन्होंने याद करना बंद कर दिया। वो मोदी गवर्नमेंट आई तो वीडी सावरकर हुए, भगत सिंह हुए, लाला लाजपत राय हुए, बाल गंगाधर तिलक हुए, इनको भी याद करना शुरू किया गया। तो कांग्रेस ने ये तो है कि वो बायस्ड तो रही है, अब क्या उसके खुद के बेनिफिट थे वो नहीं पता है। 26 फरवरी को पुण्यतिथि मनाएगी किसकी? फ्रीडम फाइटर वीडी सावरकर की। इनका जन्म हुआ था 28 मई को नासिक महाराष्ट्र में। इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी वीडी सावरकर ने। ये यूके भी गए, लंदन गए, जहां पर इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी को स्थापित करने में हेल्प भी की। देखो, 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट भी रहे। सावरकर की एक बुक है द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इस बुक पर बैन लगा दिया गया था। ये जो द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है, इन्होंने वॉरफेयर ट्रिक्स के विषय में बात की है, जो कि 1857 के विद्रोह में यूज की गई। बाद में इन्होंने एक और बुक लिखी, हिंदुत्व, हु इज हिंदू। 1909 में आर्म रिवोल्ट करने के कारण उसके चार्जेस में माले मिंटो रिफॉर्म जो आया था उसके चार्जेस, उसके खिलाफ आर्म रिवोल्ट करने के कारण इनको अरेस्ट कर दिया गया। 1910 में फिर से अरेस्ट कर दिया गया। अंग्रेज सरकार इनको बाहर रखना ही नहीं चाहती थी एक सेकंड के लिए, इसलिए 1910 में फिर से अरेस्ट किया गया। क्यों? नासिक कलेक्टर का मर्डर प्लान किया। कौन थे उस समय? जैक्सन थे, नासिक के कलेक्टर, डीएम जिसको आप कहते हैं। उनके मर्डर की प्लानिंग करने के आरोप में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इवन सेकंड केस इन पर लगा दिया गया राजद्रोह का, इंडियन पीनल कोड 121 कि राजा के खिलाफ राजद्रोह किया है। तो अंग्रेजों को इतना डर लगता था इनसे कि ये भड़का सकते हैं रिवोल्ट, इसलिए उनको अरेस्ट ही करना चाहते थे वो कोई भी एक्ट लगाकर। 2 बार ट्रायल हुआ। सावरकर को 50 वर्षों की जेल हुई, जिसको काला पानी कहते हैं। 1911 में अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में इनको भेज दिया गया। बाद में यह है मुंबई में इनका डेथ हो गया। अभिनव भारत सोसाइटी वीडी सावरकर और जीडी सावरकर ने की थी 1904 में, याद रखिएगा। बाद में इंडिया हाउस की बात करें तो 1905 में लंदन में स्थापित किया गया था श्याम जी किशन वर्मा के द्वारा। बाकी वीडी सावरकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। फ्री इंडिया सोसाइटी
सावरकर लंदन गए थे 1906 में। फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जो कि इटालियन नेशनलिस्ट गुसेप मजीनी की थॉट्स पर बेस्ड था। ठीक है। हिंदू महासभा 1907 में बनाई गई हिंदू महासभा। 1915 में ऑल इंडिया लेवल पर इसको स्थापित किया गया, अखिल भारतीय हिंदू महासभा। तो वीडी सावरकर इन संस्थाओं से रिलेटेड थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है, स्पाइसेस का एक्सपोर्ट अगले 5 वर्षों में $10 बिलियन करना है। पहले ये 2030 तक करना था, लेकिन पीयूष गोयल ने कहा कि अगर कोई काम जल्दी हो सकता है उसको लेट क्यों करें। ये बात भी सही है। हमारे कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कहा है स्पाइसेस का एक्सपोर्ट अगले 5 वर्षों में $10 बिलियन करना है। पहले 2030 था, लेकिन अब 5 वर्षों में करना है, इवन फास्टर 2027 तक। यहां देखिए आप, 2027 तक $10 बिलियन करना है अगले 5 वर्षों में, और उसके अगले 5 वर्षों में यानी 2032 तक $10 बिलियन और करना है, यानी $20 बिलियन का स्पाइसेस का एक्सपोर्ट होना चाहिए 2032 तक। स्पाइसेस ने जो है 2014 से 2021 के बीच में स्पाइसेस का एक्सपोर्ट लगभग 115% बढ़ा है, और वैल्यू टर्म में ये 84% बढ़ा है। देखिए 2020-21 में $4.2 बिलियन का स्पाइस एक्सपोर्ट किया, जो कि हाईएस्ट है अभी तक का एक्सपोर्ट की वैल्यू में। टर्मरिक का एक्सपोर्ट तो 42% इंक्रीज हुआ है। इंडिया को स्पाइसेस का बाउल कहा जाता है वर्ल्ड में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर है इंडिया वर्ल्ड में स्पाइसेस का। देखिए कश्मीर का सैफरॉन हुआ, और केरल की काली मिर्च हुई, गुजरात की अदरक हुई, या फिर नागालैंड की मिर्ची जिसको आप राजा किंग भी कहते हैं, ये सारे बहुत फेमस हैं। कोची को स्पाइस कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, और गुंटूर को वर्ल्ड की लार्जेस्ट चिली मार्केट के तौर पर जाना जाता है। गुंटूर में बिगेस्ट चिली मार्केट है वर्ल्ड की, तो कोची स्पाइस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। स्पाइस सेक्टर की बात करें तो दिसंबर 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर द्वारा स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया कि पिछले 7 वर्षों में स्पाइसेस का जो प्रोडक्शन और एरिया है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है हमारे देश में। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, एक्सपोर्टर है स्पाइसेस का कौन? इंडिया। याद रखिएगा, जो टोटल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की अर्निंग है एक्सपोर्ट से, उसमें 41% स्पाइसेस आता है आपका। 4th लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है एक्सपोर्ट के मामले में। किसके बाद? मरीन प्रोडक्ट, नॉन बासमती राइस, बासमती राइस के बाद स्पाइसेस हैं 4 लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। डॉक्टर मनसुख मांडव्य जी ने, इन्होंने बताया है, लॉन्च किया है नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव 2022। तो हर वर्ष हर बच्चा जो कि 5 वर्ष की एज का है उसको पोलियो ड्रॉप देनी है, इसीलिए नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव लॉन्च की है। किसने? जो हमारे मनसुख मांडव्य जी हैं। कौन है? हेल्थ मिनिस्टर हैं। गवर्नमेंट एक्टिवली इन्वॉल्व है पोलियो वायरस से लड़ने के लिए और इंडिया की पब्लिक हेल्थ पॉलिसी पर फोकस करने के लिए। देखिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत हर बच्चे को क्या करना है? पोलियो वायरस की वैक्सीन देनी ही है, तभी तो ये जो स्वस्थ भारत का ऑब्जेक्टिव है ये प्राप्त हो पाएगा। गवर्नमेंट ने क्या किया है? इंजेक्टेबल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन भी इंट्रोड्यूस कर दी है रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। पहले जो आपको ओरल तरीके से वैक्सीन लेनी पड़ती थी, अब इंजेक्टेबल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन भी आ गई है, जो कि ज्यादा बेहतर काम करेगी। पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन ड्राइव 2022 ये पूरे देश में संडे यानी 27 फरवरी को ऑर्गेनाइज की गई है। पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया और इंडिया ने इस रिजोल्यूशन को पास किया। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे इंडिया ने 1995 में लॉन्च किया विद पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के साथ। 1995 में जो हमारे इंडिया में नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है, मेरे ख्याल 14 फरवरी के आसपास है, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट डेट। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 1995 में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च हुआ था। सभी बच्चे जो 5 वर्ष से नीचे हैं उनको ओरल पोलियो ड्रॉप दी जाती है। पोलियो फ्री सर्टिफिकेट WHO द्वारा इंडिया को मिला था 27 मार्च 2014 को। ठीक है। पोलियो का लास्ट केस हावड़ा वेस्ट बंगाल में देखा गया था 2011 में, और 3 वर्ष तक लगातार पोलियो का नया केस नहीं आया, इसलिए आपको पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन मिल गया। नेक्स्ट आर्टिकल है, MSME मिनिस्टर ने क्या किया है? क्वायर बोर्ड रीजनल ऑफिस कहां पर? सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया है। MSME मिनिस्टर श्री नारायण राणे, इन्होंने क्वायर बोर्ड का रीजनल ऑफिस सिंधुदुर्ग में इनॉग्रेट किया है। ये कोंकण जोन में जो क्वायर इंडस्ट्री है उसको हेल्प करेगा। ठीक है। तो क्वायर बोर्ड का रीजनल ऑफिस सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया है। देखिए जो
कोंकण रीजन है, वहां पर कोस्टल इलाकों में जो कोकोनट का प्लांटेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इससे जो उनकी जटाएं होती हैं उसका यूज किया जाता है कॉयर इंडस्ट्री में, ठीक है। तो इसके लिए कोंकण जोन में कॉयर बोर्ड का रीजनल ऑफिस बहुत जरूरी था। बाकी ये जो रीजनल ऑफिस है क्या करेगा, केरल और तमिलनाडु के कॉयर इंडस्ट्री की हेल्प भी करेगा। कॉयर बोर्ड देखिए महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में कॉयर इंडस्ट्री को डेवलप करने हेल्प करेगा। रीजनल ऑफिस क्या करेगा, अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को इन स्टेट्स में फैलाएगा। कॉयर बोर्ड कॉयर इंडस्ट्री एक्ट 1953 के तहत स्थापित किया गया है हमारे देश में कॉयर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो कॉयर बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉयर इंडस्ट्री एक्ट 1953 के तहत स्थापित की गई। इंडिया में कॉयर इंडस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है कॉयर प्रोडक्ट्स का, ठीक है, उसका 70 से 80%, 70% ग्लोबल प्रोडक्शन का और वर्ल्ड ट्रेड का 80% इंडिया में कॉयर प्रोड्यूस होता है। केरल तो अकेले वर्ल्ड का 60% कॉयर जो कॉयर है फाइबर वो सप्लाई करता है। श्रीलंका 37%। तो एक तरह से देखा जाए तो इंडिया और श्रीलंका ही कॉयर प्रोडक्शन के मामले में टॉप पे हैं। बाकी आप याद रखिए कॉयर किसको कहते हैं, नारियल के ऊपर जो जटाएं होती हैं उनको कहते हैं कॉयर, उनसे चीजें बनाई जाती हैं। गुआवा का जो एक्सपोर्ट है, अमरूदों का एक्सपोर्ट 260% बढ़ा है 2013 से अब तक, यानी पिछले 7 वर्षों में। यहाँ देख लीजिए पहले ये $0.58 मिलियन के आसपास होता था, ये अब $2.09 मिलियन हो गया है, यानी अमरूदों का एक्सपोर्ट 260% बढ़ गया है पिछले 7 वर्षों में। बाकी ये वैल्यू वाइज आपको याद रखने की जरूरत नहीं। हाँ, फ्रेश ग्रेप्स जो अंगूर होते हैं उनका एक्सपोर्ट जो देखा जाए, जितने भी फ्रेश फूड होते हैं इंडिया में उसमें लार्जेस्ट एक्सपोर्ट होता है आपका ग्रेप्स। अकेले ये 314 मिलियन डॉलर के आसपास एक्सपोर्ट किया जाता है। बाकी जो बचे होते हैं वो 302 मिलियन डॉलर के आसपास होता है, यानी ग्रेप्स ही 50% से ऊपर एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया में, तो ये अच्छी बात है। बाकी ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं। बांग्लादेश, नीदरलैंड, यहाँ पर हमारे जो फ्रूट्स हैं वो जाते हैं। हाँ, कर्ड और पनीर ये देख लीजिए 200% की ग्रोथ रेट देखने को मिली है 2021-22 के दौरान। अप्रैल से जनवरी $30 मिलियन का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया। देखिए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है डेयरी एक्सपोर्ट की, 10.5% है लास्ट 5 ईयर में। 2021-22 में ये मेरे ख्याल से नहीं, हाँ, मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन देख लीजिए डेयरी प्रोडक्ट का, यूएई सबसे ज्यादा हम लोग भेजते हैं, बांग्लादेश सेकंड नंबर पे। टॉप 10 कंट्रीज जो कि 61% अकाउंट करती हैं इंडिया के डेयरी एक्सपोर्ट का। केवीआईसी क्या कर रहा है कि एक्सपोर्ट प्रोहिबिशन जो बैन लगा है एक्सपोर्ट पर बंबू चारकोल के, वो बैम्बू इंडस्ट्री को हायर प्रॉफिटेबिलिटी में रोकता है। ये बैम्बू चारकोल देख लीजिए आप, इसका रीयूज हो सकता है बैम्बू चारकोल का, और बाद में इसको कोयले के तौर पर यूज किया जा सकता है, लेकिन इंडिया में ये बैन है एक्सपोर्ट पर, इसीलिए शायद हम लोग बैम्बू का ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो बैन है बैम्बू चारकोल पर, ये हायर प्रॉफिटेबिलिटी को रोकता है बैम्बू इंडस्ट्री की। इंडिया में जो बैम्बू इंडस्ट्री है वो हाई इनपुट कॉस्ट फेस कर रही है, क्योंकि बैम्बू का हम लोग इनएडुकेट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया का बैम्बू जो है मोस्टली अगरबत्ती की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है और अधिकतम 16%, इससे ऊपर यूज नहीं हो पाता है। 84% जो बैम्बू का है वो कंप्लीट वेस्ट होता है, ये बहुत बड़ी बात है। चाइना में अगर देखा जाए तो चाइना में जो बैम्बू प्राइसेस है वो इनपुट कॉस्ट बहुत लो है और 100% वेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। बैम्बू चारकोल अगर बना लिया है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड भी है, तो जो बैम्बू वेस्ट है इसको यूज किया सकता है बैम्बू चारकोल बनाने में। बैम्बू चारकोल का हाईएस्ट रेट भी है वर्ल्ड में, यूएसए, जापान, कोरिया, यहाँ पर डिमांड भी देखी गई है बैम्बू चारकोल की। तो मेरे ख्याल से बैम्बू चारकोल का यूज किया जाए और एक्सपोर्ट बैन हटा दिया जाए। ये देखिए बैम्बू चारकोल जो होता है सॉइल न्यूट्रिएंट होता है, और एक्टिवेटेड चारकोल को मैन्युफैक्चर में क्या होता है एक रॉ मटेरियल होता है। तो अभी इस पर जो बैन लगा है अगर वो हटा दिया जाए तो मेरे ख्याल से बैम्बू इंडस्ट्री को थोड़ा सा फायदा हो।